नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए इतिहास विषय का 5वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि इतिहास का 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। जो लोग ये सामाजिक विषय यानी कि सामाजिक विज्ञान से टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए नागरिक शास्त्र और भूगोल का भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सूचना है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी पर जो है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए आप सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए। बहुत जल्दी ही अनअकैडमी पर प्राइस हाइक जो है होने वाला है। अभी आपको करेंट रेट पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। यदि आप यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं और आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शन। भारत की जनगणना 1891 ईस्वी में जरवाइस एथलेस्टेन बेंस जनगणना आयुक्त थे। और आपको पता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी से हुई और यह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू हुआ था। उसके बाद 1881 से नियमित जनगणना शुरू हुआ और यह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुआ। लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारत की जनगणना 1891 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वह थे जरवाइस एथलेस्टेन बेंस, इनका पूरा नाम था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसने 100 एकड़ भूमि 1951 में विनोबा भावे को दान में दी, जिससे भावे भूदान आंदोलन प्रारंभ करने को प्रेरित हुए? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने। 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव से वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि को विनोबा भावे को दान में दी। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने भूदान आंदोलन आरंभ किया, जो स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। और विनोबा भावे की कोशिश थी कि भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए नहीं हो, बल्कि एक आंदोलन के माध्यम से इसकी सफल कोशिश की जाए। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, भूदान आंदोलन जो है किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से संबंधित है यहाँ पे। और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, किसने 100 एकड़ भूमि को दान में दिया था विनोबा भावे को? तो वेदिरे रामचंद्र रेड्डी ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, माउंट बेटन के जाने के पश्चात निम्न में से किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? तो बी विकल्प सही होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। माउंट बेटन के जाने के बाद गवर्नर जनरल के रूप में कार्य चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया, जिन्हें भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चौथा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? तो यह दिया गया शहीद द्वीप। सी विकल्प सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। और जापान में 1943 ईस्वी को अंडमान निकोबार द्वीप नेताजी की अस्थायी सरकार को सौंप दिया। नेताजी ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप, कौन सा द्वीप? तो शहीद द्वीप, तथा निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। और 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस भी मनाया था। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया था। तो यहाँ पूछा गया अंडमान द्वीप को इन्होंने क्या नाम दिया था? शहीद द्वीप। और निकोबार द्वीप को इन्होंने स्वराज द्वीप नाम दिया था।
5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सी होगा, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है और इन्होंने अपने संगठन खुदाई खिदमतगार, ये पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार संगठन जो है किसने शुरू किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अत्यंत सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई और इन्हें 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 6वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो सबसे पहले दिया गया है बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर का संबंध हो जाएगा अभिनव भारत से, ये का हो जाएगा तीसरा। फिर है लाला हरदयाल, तो इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, बी का हो जाएगा पहला। तारकनाथ दास का संबंध हो जाएगा फ्री हिंदुस्तान से, सी का चौथा। और मदन लाल ढींगरा का संबंध हो जाएगा करजन वायली से, डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि 3-1-4-2 3-1-4-2 आप देख सकते हैं कि विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य संपन्न हुआ था, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत आपका अगस्त 1942 में हुआ था और यहीं से गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में संलिप्त नहीं था? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य सेन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि ये चारे के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली ट्रेन को 9 अगस्त 1925 को, काकोरी कांड पूछा जाता है कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को लूट लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस घटना में शामिल रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी पर काकोरी षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा दी, जबकि सूर्य सेन इसमें शामिल नहीं थे। 9वां क्वेश्चन है, देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो यह कथन है बंकिम चंद्र चटर्जी का, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक की प्रेरणा किस क्रॉप का है? तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जम्बुकी यानी कि नील का। 1859 और 60 ईस्वी में बंगाल में किसानों ने नील विद्रोह किया था, जिसकी तात्कालिक स्थिति का इस नील दर्पण नाटक में वर्णन है और इसकी रचना दीनबंधु मित्र ने की है। तो यदि पूछे नील दर्पण नाटक की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो दीनबंधु मित्र के द्वारा इसकी रचना की गई है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? तो ये कहा था रिपन ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो क्वेश्चन है अब आपका, 10 मई 1857 को मेरठ में कौन सा अफसर कमांड कर रहा था जब सिपाहियों ने क्रांति का ऐलान किया था? तो उस समय था जनरल हुइट, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 10 मई 1857 को मेरठ में जब सिपाहियों ने विद्रोह किए थे, उस समय वहाँ का कमांडिंग अफसर जनरल हुइट था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो यह किया गया था 1936 ईस्वी में। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके पहले अध्यक्ष तथा प्रोफेसर NG रंगा इसके पहले महासचिव चुने गए थे। आगे किसान सभा के अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। तो यहाँ पे पूछा गया अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। कहाँ पर हुआ? तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा गया है? तो मार्टिन बर्ड को कहा गया है, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को कहा जाता है और अस्थायी
एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था की असफलता के बाद महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव हाल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय जातिवाद दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले का सर्वाधिक योगदान था। अगला जो क्वेश्चन है नील दर्पण संबंधित था, तो अभी आपको इसके पहले बताया गया है नील की खेती करने वालों से यह संबंधित था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नील दर्पण नाटक नील की खेती से यह संबंधित था, जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था और बंगाल में कोलकाता के नेशनल थिएटर में सन 1872 ईस्वी में प्रदर्शित यह प्रथम व्यावसायिक नाटक भी था। 16वां क्वेश्चन है कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सर्वाधिक बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो वह था हुगली, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा। तो सबसे पहला दिया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या अधिनियम 1878, तो लॉर्ड लिटन से यह हो जाएगा। ए का तीसरा। और इंडियन यूनिवर्सिटी अधिनियम 1904 किसके समय में पारित हुआ? तो यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, बी का हो जाएगा दूसरा। फिर है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909, इस समय जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड मिंटो, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। और रॉलेट अधिनियम 1919 के समय गवर्नर जो था वह था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, तो डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 3-2-4-1 3-2-4-1 आप देख सकते हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। 18वां क्वेश्चन है सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पे डी ऑप्शन से हो जाएगा नील की। अहमदाबाद के निकट सरखेज नामक स्थान में सबसे अच्छी किस्म का नील पैदा होता था और यह स्थान रंगाई के सामान की आपूर्ति का सबसे प्रमुख केंद्र था। और राजस्थान में है बयाना जो है पूछा जा सकता है कि किस राज्य में पड़ता है, तो राजस्थान में। और सरखेज जो है आपका गुजरात में पड़ता है। तो बयाना जो है, बयाना में भी अच्छी किस्म की नील पैदा की जाती थी और इसका वर्णन फ्रांसिस्को पेलसर्ट ने किया था। तो दोनों ही जो है किसके लिए फसल के लिए प्रसिद्ध थे? तो नील की। अगला क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो यह थे कृष्ण के उपासक, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में चैतन्य महाप्रभु प्रमुख थे, जिन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की तथा इनके अनुयायियों द्वारा बाउल आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। कौन सा आंदोलन? तो बाउल आंदोलन को शुरू किया गया था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और राधा के उपासक थे, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने रामायण का बांग्ला रूपांतर प्रस्तुत किया था? तो वह था कृत्तिवास, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। रामायण का बांग्ला रूपांतरण कृत्तिवास ने किया और यह ग्रंथ मूल रामायण का शब्दानुवाद नहीं है, बल्कि इसमें मध्यकालीन बंगाली समाज और संस्कृति का विविध चित्रण भी है। 21वां क्वेश्चन है अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी? ये पीछे भी आपको बताया जा चुका है पिछली सेट में, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा हरिविजय सूरी को। अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी और वह ईसाई धर्म की तुलना में जैन धर्म से अधिक प्रभावित था। 22वां क्वेश्चन है मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो आपको पता होगा ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। कब? तो 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद से है और मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी और अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठन किया था। इस प्रणाली में सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी। तो पूछा जा सकता है किस सन में शुरू हुआ था? 1575 में ये शुरू हुआ था। 1575 में मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारी को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा मुतमिद खान। जहांगीरकालीन इतिहासकार मुतमिद खान ने अपनी रचना इकबाल नामा ए जहांगीर में लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया था
और जहांगीर ने मेहरुन्निसा से 1611 ईस्वी में विवाह कर नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीड़ा बजाने का शौकीन था? तो वह था औरंगजेब। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 25वां क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत का पुराना नाम क्या है? तो वह था धमेरी। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले नूरपुर रियासत का नाम धमेरी था, बाद में नूरजहां के नाम पर इसे नूरपुर कर दिया गया। 26वां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश भारत के कुछ भागों में शुरू की गई थी, कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा शुरू किया गया था। बी विकल्प सही हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेर शाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क कर लगान वसूल किया जाता था। और ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी। और 27वां जो क्वेश्चन है आपका, मुगल काल में भारत से निर्यात का अधिकतम भाग किस वस्तु का था? तो वह था सूती वस्त्र का। ए विकल्प सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है, तैमूर दिल्ली की वास्तुकला से इतना प्रभावित हुआ था कि वह अपने साथ भारत से शिल्पकार, राजमिस्त्री और निपुण कारीगरों को लेता गया ताकि वह उनसे उन्हीं प्रकार की इमारतें बनवाएं। अपनी राजधानी कहाँ पर? तो राजधानी जो था समरकंद में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विजेता को अपार धनराशि लूट में प्राप्त हुई। प्रत्येक सैनिक धनी हो गया और ऐसा दरिद्र कोई न रहा कि उसके पास कम से कम 20 गुलाम भी न हों। तैमूर ने दिल्ली से शिल्पियों को चुनकर समरकंद भेज दिया, जहां उन्होंने उसके लिए जो है प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया था। 29वां क्वेश्चन है, निजामुद्दीन जुनैदी प्रसिद्ध वजीर था कहाँ का, किसका? तो यहाँ पे ये ऑप्शन से हो जाएगा इल्तुतमिश का। दिल्ली सल्तनत का पहला इलबारी शासक कौन था? तो वह था इल्तुतमिश, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और निजामुद्दीन जुनैदी उसका योग्य वजीर था। इसके अतिरिक्त मिनहाज उस सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन भी इल्तुतमिश के दरबार में संरक्षण प्राप्त किए थे। और इल्तुतमिश को भारत में अस्थायी रूप से शासन स्थापित करने तथा विशाल हिंदू जनता के बीच मुस्लिम सत्ता की स्थापना करने में वजीर निजामुद्दीन जुनैदी की भी सहायता मिली थी। 30वां क्वेश्चन है, मदरसा ए मुइज्जी का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने ही कराया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने दिल्ली में मदरसा ए मुइज्जी मोहम्मद गोरी के नाम पर तथा मदरसा ए नासिरी बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में स्थापित करवाया था। 31वां क्वेश्चन है, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो वह था निजामुल मुल्क जुनैदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व निजामुल मुल्क जुनैदी कर रहा था। और रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। उसने सभी अमीर गुटों को पराजित किया था। 32वां क्वेश्चन है आपका, जिले इलाह जो राजाधिकार संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? तो यह बलबन से संबंधित है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, बर्नी का तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य था? वह था फिरोज शाह तुगलक को खुश करना। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही के माध्यम से इतिहास की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इतिहासकार के कर्तव्य का भी उल्लेख किया है। इस इतिहास में उसने सुल्तान बलबन के राज्यकाल से लेकर जो है फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल में के प्रथम 6 वर्षों तक का इतिहास लिखा है। इसी के माध्यम से इतिहास द्वारा अपने समकालीन उच्च वर्ग का पथ प्रदर्शन करके अपने समकालीन सुल्तान फिरोज शाह के समक्ष एक आदर्श रखना चाहता था। 34वां क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय यानी कि कुल 6 बार आक्रमण हुए थे। उसके समय पहला मंगोल आक्रमण कादर खान के नेतृत्व में 1296 ईस्वी में हुआ था। 35वां क्वेश्चन है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी?
तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां जो कि मोहम्मद बिन तुगलक इसका नाम था, उसकी याद में 1359 ईस्वी में जौनपुर नगर की स्थापना की थी और जौनपुर दिल्ली सल्तनत के पूर्वी प्रांत की राजधानी थी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, किस सुल्तान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो वह था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने शासन जो किया था 1316 से लेके 1320 ईस्वी तक, और दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। 37वां क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित था? तो यह था उद्यान विभाग से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 38वां क्वेश्चन है, गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा कदम्बवास। ये विकल्प यहाँ सही है। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों को सहायता देने के विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कदम्बवास था, और पृथ्वीराज तृतीय के समय में चालुक्य यानी कि सोलंकी शासक भीम द्वितीय था, और पृथ्वीराज तृतीय और चालुक्यों के बीच आपसी वैमनस्य के कारण अनेक युद्ध हुए, किंतु दोनों में से कोई एक दूसरे पर निर्णायक विजय प्राप्त नहीं कर सका। अतः जब चालुक्यों पर गौरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज तृतीय के लिए चालुक्यों को कमज़ोर करने का यह सुनहरा मौका मिल गया, इसीलिए उसने चालुक्यों की कोई सहायता नहीं की थी। 39वां क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो वह था राजराज प्रथम। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? तो वह था राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय राजाधिराज का अनुज था और कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में राजाधिराज की हत्या के बावजूद इसी क्षेत्र में उसने कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक कराया और 1062 ईस्वी में चोल सेनाओं द्वारा कुंडल संगम के युद्ध में चालुक्यों को पराजित किया था। 41वां क्वेश्चन है, उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो वह थी प्रभावती गुप्ता। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था और रुद्रसेन द्वितीय के 2 पुत्र थे। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्ता अपने पुत्र दिवाकर सेन को गद्दी पर बिठाकर उसकी संरक्षिका बन गई। प्रभावती के पूना ताम्रलेख से उसके भूमि अनुदान में देने का उल्लेख मिलता है। 42वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में भुक्ति क्या थी? तो भुक्ति था राज्य। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रशासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य का विभाजन भुक्ति के रूप में किया गया था जो आजकल के प्रांतों के समान थी, और भुक्ति का विभाजन अनेक जिलों में था जिसे विषय कहा जाता था। विषयों का विभाजन तहसीलों में था जिसे वीथी कहा जाता था, और सबसे छोटी इकाई जो है वह ग्राम थी जिसका प्रशासन ग्रामीणी या ग्रामीण द्वारा चलाया जाता था। 43वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, उसका नाम क्या था? तो नाम था हेलेन। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी जिसका नाम हेलेन था वह सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। सिकंदर के उपरांत सेल्यूकस ने भारत विजय का अभियान छेड़ा किंतु पराजित हुआ। संधि के परिणामतः पुत्री का विवाह एवं 4 प्रांत दहेज में दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य को। 44वां क्वेश्चन है, कश्मीर में श्रीनगर किसने बसाया था? तो वह था अशोक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में ललित पाटन नामक नगरों की स्थापना मौर्य शासक सम्राट अशोक ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का संस्थापक माना गया है, और बिंदुसार जो है ये सम्राट अशोक का पिता था। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछे है कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है, तो हर्षवर्धन को कहा जाता है, यानी हर्ष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहला दिया गया मौर्य। मौर्य का संबंध हो जाएगा पिप्पली वंश से, ए का दूसरा। फिर है वुली का संबंध हो जाएगा अलकप से, तो बी का हो जाएगा पहला।
और कालाम का संबंध हो जाएगा केशपुत्र से, सी का चौथा, और भग्ग का संबंध हो जाएगा सुनसु मार्गिर से, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 2 1 4 3, यानी कि ऑप्शन जो सही हो जाएगा यहाँ पे ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है? तो वह है प्रज्ञापारमिता। ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञापारमिता है। महायान त्रिकाय यानी कि जिसमें धर्म काया आता है, निर्माण काया और संभोग काया, और सुखावती जो कि स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग की संकल्पना के समर्थक थे। पारमिताओं तथा भूमियों के सिद्धांत का महायान में विशेष विकास हुआ है। और आपको पता होगा बौद्ध धर्म जो है चौथे बौद्ध संगीति के समय जो कि कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, वहीं पर हीनयान और महायान 2 भागों में जो है विभाजित हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में किसे पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंद्र को। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर यानी कि दुर्गों पर विजय करने वाला कहा गया है। इंद्र वीरता, शक्ति, बादल व तड़ित का देवता था। उसे वज्रबाहु भी कहा जाता था। ऋग्वेद में इंद्र शब्द का उल्लेख 250 बार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि इंद्र वैदिक युग का महत्वपूर्ण देवता था। 48वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस वैदिक देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता है? तो वह अग्नि, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बोगज कोई अभिलेख है मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व का जो है प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख पर राजाओं के मध्य एक संधि का उल्लेख है जिसमें राजाओं ने वैदिक युगीन देवताओं को साक्षी माना था। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य 4 देवताओं के नाम हैं, अग्नि का नाम इसमें नहीं है। 49वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो वह है उर्वरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा या क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था। कौन सा शब्द? उर्वरा या क्षेत्र शब्द का प्रयोग होता था। 50वां क्वेश्चन है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? तो यह मिला है कालीबंगा से, ये विकल्प सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में अग्नि पूजा के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? तो यह राजस्थान में है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया यह प्रथम पुरा स्थल है और इसकी खोज 1953 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा की खुदाई से प्राक सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमाण मिले हैं और यहाँ से 2 फसलों को एक साथ बोने के भी प्रमाण मिले हैं। 51वां क्वेश्चन है, सूची 1 जो कि हड़प्पीय पुरास्थल से प्राप्त सामग्री है और सूची 2 संभावित स्रोत को मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही होगा आपका तांबा का जो संबंध हो जाएगा वह राजस्थान से हो जाएगा, ई का दूसरा हो जाएगा। शंख का संबंध हो जाएगा कच्छ से, यानी कि वह जो स्रोत है प्राप्त यानी हुआ था शंख वह कच्छ से प्राप्त हुआ था, बी का हो जाएगा तीसरा। फिर है लाजवर्द ये अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुआ था, सी का हो जाएगा चौथा। और सोना ये दक्कन से मिला था, डी का हो जाएगा पहला। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 आप देख सकते हैं कि विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो डी विकल्प सही हो जाएगा, विष्णु का। हड़प्पा संस्कृति में विष्णु देवता की पूजा नहीं की जाती थी और हड़प्पा सभ्यता से संबंध पुरास्थलों से प्राप्त मृण मूर्तियों एवं मोहरों पर अंकित नारी आकृतियों के साक्ष्य को विद्वानों ने मातृशक्ति की उपासना से संबद्ध किया है। मार्शल और मार्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के देव परिवार में मातृदेवी का स्थान सर्वश्रेष्ठ था। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि यहाँ के निवासी शिव, पीपल और मातृदेवी, शिव, पीपल, नाग और मातृदेवी की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोथल और चनहुदड़ो में स्थित हड़प्पा वालों की अत्यंत महत्वपूर्ण उद्यम है? तो वह है मणि निर्माण, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मणि निर्माण लोथल जो कि गुजरात में है और चनहुदड़ो में हड़प्पा वालों का प्रमुख उद्यम था। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया?
तो वह था अक्काडियन। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया और इस भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक रहा। अगला जो प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है किससे? तो यह मध्य पाषाणिक से संबंधित है। ये विकल्प यहाँ सही है। गंगा घाटी का नरहन संस्कृति मध्य पाषाण काल से संबंधित थी और मध्य पाषाण काल में गंगा घाटी में अन्य जो क्षेत्र थे उसमें था सराय नाहर राय, उसके बाद महदहा, दमदमा जो कि प्रतापगढ़, तीनों क्षेत्र पड़ते हैं, सराय नाहर भी, महदहा भी और दमदमा भी, और गंगा घाटी का क्षेत्र शामिल था। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन के प्रथम प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आभूषणों से युक्त मध्य पाषाणिक मानव समाधियाँ प्राप्त हुई है कहाँ से? तो यह महदहा से प्राप्त हुआ है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? तो वह था लिंगसुगुर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय प्रागैतिहासिक को सर्वप्रथम उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्हें 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक नौपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए हैं। 58वां क्वेश्चन है, होमोसेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को सामान्यतः कहते हैं? तो वह कहलाता है होमिनिड। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। मानव जैसे प्राणी अर्थात आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ वह होमिनिड कहलाते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में तिरुचिरापल्ली जिले में किसानों का विद्रोह हुआ जिसमें वामपंथी व दक्षिणापंथी समूहों यानी कि किसान, व्यापारी, कारीगर आदि ने अत्याचारियों के खिलाफ हाथ मिलाया? तो यह हुआ था 1429 में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 1429 में तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वामपंथी व दक्षिणापंथी अत्याचारियों के खिलाफ एकत्रित हो गए थे और यह किसानों का विद्रोह था जिसमें व्यापारी और कारीगर भी इसमें शामिल हुए थे। 60वां क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? तो वह थे हेनरी बिबियन डेराजियो। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी बिबियन डेराजियो थे और 1828 ईस्वी में स्थापित यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों को सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज़ उठाना था। बिबियन डेराजियो फ्रांस की क्रांति से अत्यंत वह प्रभावित था। 61वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में वी.डी. सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो यह दिया गया था नासिक षड्यंत्र केस में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में से प्रथम स्थान पर विनायक दामोदर यानी कि बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था, इनके द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज बी.डी. सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही बाद में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत बी.डी. सावरकर को 1911 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता है, में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। 62वां क्वेश्चन है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम था? तो वह था लियाकत अली खान। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पद हेतु शपथ लिया। यह प्रधानमंत्री का अपरूप था और नेहरू के नेतृत्व में बने मंत्रिमंडल में कुल 13 सदस्य थे। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय दिया गया था जिसने अपने पद का बहुत दुरुपयोग किया था। और अंतिम क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सबसे पहला दिया गया है क्रिप्स मिशन। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय विभिन्न राजनीतिक गतिविधियां हुई जिसके तहत क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत आया था। तो ए का हो जाएगा यहाँ पे तीसरा।
फिर है गांधी जिन्ना वार्ता। गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच दिल्ली में वार्ता 1944 में हुआ था। तो यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा पहला। फिर जो है आपका शिमला कॉन्फ्रेंस दिया गया है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस ये आपका 1945 में हुआ था। तो तीसरी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। और कैबिनेट मिशन, तो जो है शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ जो जिन्ना के चलते असफल हुआ तथा 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया। तो डी का हो जाएगा यहाँ पे दूसरा 3142। 3142 आप देख सकते हैं कि विकल्प यहाँ डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका इतिहास का 5वां प्रैक्टिस सेट। जो लोग टीजीटी या पीजीटी इतिहास से दे रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा टीजीटी का एग्ज़ाम डेट है 7 और 8 अगस्त और पीजीटी का एग्ज़ाम डेट आपका 17 और 18 अगस्त को है। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।